अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एस्पायर कॉलेज चकवाल कैंपस के ऑनलाइन लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर महबूब आलम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। अब स्टूडेंट देखिए, जो आपका फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी, तो इसके चैप्टर में थ्रू आउट आप देखेंगे कि हम जो इसमें स्टडी करेंगे वो वर्क एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। यानी सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास वर्क क्या होता है, सेकंड हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, यानी क्या मैं वर्क को एनर्जी में लिख सकता हूँ या जो एनर्जी है उसको वर्क के अंदर लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास फोर्थ चैप्टर है वो थ्रू आउट आपका वर्क एंड एनर्जी को डील करेगा। इसमें आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आपके वर्क या एनर्जी की ही बात हो रही होगी। तो आपने सबसे पहले ये कंसेप्ट समझना है कि हमारे पास ये जो फोर्थ चैप्टर है ये वर्क एंड एनर्जी को डील करेगा। अब अगर स्टूडेंट्स इसके टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो हम सबसे पहले इसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी हमने मालूम करना है कि वर्क डन क्या होता है और फिर हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। यानी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता हो कि वर्क क्या होता है, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात करते हैं वर्क की कि वर्क डन क्या है, या सिर्फ अगर मैं बात करता हूं वर्क की, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी कि दो क्वांटिटीज कौन कौन सी बेटे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे आप क्या नाम देते हैं, वर्क का। और इसमें क्या है कि जो आप वर्क को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स वो W से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैंने डेफिनेशन में क्या दिया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग सेकंड चैप्टर में बड़े ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया कि इट इज डिनोटेड बाय W, और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, अभी तक मैंने जो बात की थी कि हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हमने दो बातें समझनी है कि सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, सेकंड हमें समझना है कि हमारी कांस्टेंट फोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात वर्क की कर चुके हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, इट इज डिनोटेड बाय W, और एमसीक्यूज के तौर पे आपको याद रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपने स्टूडेंट देखा है कि यहां मैंने ना तो इस वर्ड को कैपिटल किया है और ना ही इसके ऊपर मैंने कोई एरो लगाया है, तो इससे एक ही बात पता चलती है कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, जो आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है वही आपका फार्मूला है। आपने कहा था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और कहा था कि W से डिनोट करेंगे, तो देखिए W इज इक्वल टू F डॉट D। तो आपके पास जो वर्क का फार्मूला बन गया वो बन गया W इज इक्वल टू F डॉट D। अब अगर स्टूडेंट्स इसकी यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो वर्क के यूनिट लिखे जाते हैं वो सबसे पहले अगर हम बात करें जो साइंटिस्ट के नाम पे हम बात करते हैं तो वो हमारे पास यूनिट होता है जूल। और यहाँ अगर आप फार्मूला से यूनिट लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर। और ये उसके हम ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, यानी जो जूल है ये उसमें हम क्या लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर। यानी जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसमें वर्क का यूनिट लिख रहे हैं जूल और न्यूटन मीटर। फिर अगर आप लोग लिखना चाहें तो आपको पता है कि जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो टोटल यूनिट बनता है वो बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गए हमारे पास वर्क के यूनिट डिफाइन किया। हमने बताया कि इसको डिनोट किससे करते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, और उसके बाद आपने फार्मूला लिख दिया कि W इज इक्वल टू F डॉट D। यूनिट मैंने आपको दो बताए हैं कि यहाँ पे पहले यूनिट लिखे हैं वो जूल लिखा है, या जूल किसके इक्वल होता है आपके पास, न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे देखें कि न्यूटन को अगर आप लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और 1 मीटर ये होगा तो टोटल वेट बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जो डायमेंशन है वो बड़ा ब्रीफली पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे किलोग्राम है, तो जो किलोग्राम है वो मास को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम पुट करेंगे। उसके बाद आपको फार्मूले में यहाँ पे मीटर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर से मुराद लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन आपके पास होती है कैपिटल एल, और वहां बेटे एम का स्क्वायर है तो यहां हम एल का भी क्या पुट करेंगे स्क्वायर। और लास्ट क्या नजर आ रहा है सेकंड, तो सेकंड आपके पास टाइम को डिनोट करता है, यानी इसकी डायमेंशन कैपिटल टी होगी, और यहां पावर -2 है तो यहां भी कितनी होगी आपके पास -2। ये होगी हमारे पास वर्क की डायमेंशन। अब यहां आपको स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि जो सीजी सिस्टम है आपके पास, जिसको आप सीजीएस कहते हैं, उसके अंदर जो आपके पास वर्क का यूनिट होता है वो अर्ज होता है। और एक भी याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पर कि जो 1 जूल है वो आपके पास 10⁷ अर्ज के इक्वल होता है। यहां स्टूडेंट्स देखें, जो मैंने बात की थी कि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो मैंने आपको कहा था कि आपको दो बातें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या है, और सेकंड आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स क्या है। तो वर्क के बारे में बड़ा ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, और इसको डिनोट करते हैं W = F डॉट D, और यूनिट लिखा जाता है आपके पास न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। देखें ये जो वर्ड है, अगर आप किसी पे गौर करें कि कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो देखिए कांस्टेंट से मुराद क्या होती है कि जिस चीज की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो आपके सामने हमने डिफाइन किया है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डज नॉट चेंज। अगर क्या हो स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल शो की है कि आप किसी ट्रॉली को या कार्ड को इस तरीके से खींच रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और वो जो फोर्स है वो थीटा का एंगल बना रही है। अब देखिए आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं, तो अगर जो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो मिकदार है वो भी चेंज ना हो, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो फिर आप कहते हैं कि आपकी जो फोर्स है वो क्या है कांस्टेंट है। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डज नॉट चेंज देन द फोर्स इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स। यहां पे देखें कि फोर्स F अप्लाई हो रही है, वो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करा रही है, और यहां पे ये कोई एंगल थीटा बना रही है। अब यहां से मैंने क्या किया कि ये जो फोर्स है इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, और ये आपके पास कौन सा बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो गया कांसेप्ट कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। अब मेन हमारा टॉपिक था कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो हमने स्टूडेंट्स वर्क डन को भी डिस्कस कर लिया और कांस्टेंट फोर्स को भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन टॉपिक है ये कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक कॉर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसको हम डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर फोर्स F लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है D। अब यहां स्टूडेंट्स आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपको याद हो, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हम या तो A की इस तरीके से अगर दो वेक्टर लेते थे हम A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते थे कि आप यहां से प्रोजेक्शन ड्रा करवा सकते थे कि यहां तो आप B की प्रोजेक्शन किस पर ड्रा करवाते थे A के ऊपर, तो ये आपके पास कंपोनेंट बनता था B sin थीटा, और ये कंपोनेंट आपके पास बन गया B cos थीटा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता था कि आप सेम इसी तरीके से दो वेक्टर लें
ये जो आपने लिखे हैं अगर इनको वेक्टर कह रहे हैं तो आप इनको डिनोट करेंगे कि ये वेक्टर है। सेम स्टूडेंट्स वही आपके पास इस तरीके से ए है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब पहले आपने बी का परपेंडिकुलर ड्रा किया था ए के ऊपर, तो बी के कंपोनेंट्स बने थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपने ए को रिजॉल्व किया है कंपोनेंट्स में, तो अब ए के कंपोनेंट्स बनेंगे, ये बनेगा ए साइन थीटा और ये आपके पास बनेगा ए कॉस थीटा। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी आपको वहां पे बताई गई थी कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखते हैं तो जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होती है उसको तो एज इट इज लिख लिया जाता है, लेकिन दूसरे का जो कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में होता है, या आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि जो उसको मूव कराने का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो आप वो कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि बी के दो कंपोनेंट है, एक बी साइन थीटा और एक बी कॉस थीटा, लेकिन एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए ये कंपोनेंट काम नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ बी कॉस थीटा काम करेगा। सेम यहाँ पे अगर आप बात करें, जब आपने एक कंपोनेंट बनाया है तो ये कंपोनेंट इसको मूव कराने में काम नहीं करेगा, बल्कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये यहाँ पे क्या करवाएगा, इसको मूव करवाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की जब बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि दो तरीके हैं कि या तो बी को रिजॉल्व कर सकते हैं या हम किसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ए को। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ कि वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं कि फोर्स का कंपोनेंट जो है वो ड्रा कर रहा हूँ किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और अभी मैंने आपको बता दिया था कि इसको मूव कराने के लिए मुझे यहां पे कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सेम यहां भी हमने बात की थी कि इसको मूव कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पे मेंशन कर दिया है कि जब आपने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है तो आप फोर्स का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप फार्मूला लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होती है उसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, लेकिन दूसरे का जो कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में होता है, तो बच्चे बड़े क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो D है इसकी डायरेक्शन में सिर्फ F cos थीटा जा रहा है, F sin थीटा उसकी डायरेक्शन में नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, F cos थीटा। सेम यहाँ पे अल्टरनेटिवली यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी आपने F के कंपोनेंट्स बनाए थे, अब आप क्या करें कि D के कंपोनेंट्स बना दें। तो बच्चे सिर्फ यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी, जहां पे आपने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर देख लें कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुई उसको आज लिख लिया, जिसने प्रोजेक्शन की है उसका जो कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में है तो वो लिखेंगे। तो अगर इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन 2 का, बिल्कुल दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू FD cos थीटा। और ये देखिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो cos थीटा आपको पता है जब खत्म करेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा, डॉट। और वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे F के ऊपर भी एरो लगाया है और D के ऊपर भी क्या लगाया है, एरो। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है कि आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो cos थीटा नजर आ रहा है, यानी इसकी हम डिफरेंट वैल्यूज चेक करेंगे कि अगर हम थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा जो वर्क डन है उस पर कितना असर पड़ता है, यानी वो किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं।
अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है कि जब एंगल 90 होगा, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे अगर ये 90 का एंगल बनाएंगे यानी परपेंडिकुलर होंगे, तो मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन कर दिया है कि नो वर्क इज डन। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, तो ये मेरे साथ आपके प्रूफ लिख दिया है कि W इज इक्वल टू F डॉट D। डॉट को जब भी हटाते हैं क्या लगाते हैं, cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 90। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो cos 90 होता है वो कितना होता है, 0। तो आपके पास जो वर्क आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 0। तो अब आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि अगर आप थीटा 90 कोड करते हैं तो आपने आंसर देना है कि इस केस के अंदर कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं होता। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि थीटा 0 है, यानी थीटा 0 से मुराद क्या है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो चीजें पैरेलल हो जाती हैं तो फिर वो कितना एंगल बनाती हैं, 0 डिग्री। और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो उस केस में वर्क होगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया कि वर्क इज डन। और आप लोग ये भी याद रख लें कि जब थीटा 0 होता है तो हमारे पास बचे जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो आपके पास जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा। अब यहां मुझे आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इसके एरो को बड़े गौर से देखना है कि अगर आपका जो थीटा है वो 90 से वैल्यू कम करते जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी और 0 पे जाके मैक्सिमम होती है। 0 पे जाके क्या होती है, मैक्सिमम, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपका जो एंगल है वो 90 से कम रहेगा तो आपके पास जो cos थीटा है यानी वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ये मैं आपके सामने वर्ड्स बना कर रहा हूं। ये स्टूडेंट सिर्फ आपको एक बात समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पे की है कि अगर थीटा जो है वो 90 से कम रहेगा तो उस केस में वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा मुझे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट में जो है वो आपके पास आर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan, cot थीटा जो रेसिप्रोकल होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर जो आपको पहले की रेंज नजर आ रही है वो 0 से लेकर 90 तक है, यानी अगर थीटा 90 से कम रहेगा तो आपके पास जो वर्क है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही जो आपके पास थीटा है वो 90 को एक्सीड कर जाएगा, जैसे यहां लिखा हुआ है कि एट थीटा इज इक्वल टू 180, उस केस में वर्क तो जरूर होगा, लेकिन होगा क्या कि आपके पास जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब वर्क नेगेटिव क्यों आया, तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि 0 से 90 तक रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही 90 को एक्सीड करेगा तो आपके पास जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इन दोनों के जो प्रूफ है कि हमें ये तो पता चल गया कि थीटा पे भी वर्क होता है और 180 पे भी होता है, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया दोनों साथ। अब थीटा की अगर 0 डिग्री की बात करें तो W इज इक्वल टू F डॉट D। अब W इज इक्वल टू F D cos थीटा, थीटा हमने यहाँ पे 0 डिग्री पुट किया और आपने पढ़ा हुआ है कि cos 0 1 होता है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा W इज इक्वल टू F D। लेकिन अगर आप थीटा पुट करते हैं 90 डिग्री तो सारा स्टेप सेम है, सिर्फ आप cos 180 जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेगेटिव है तो cos 180 पे -1 होता है, तो आपके पास वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू -FD। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो बातें याद रखनी है कि अगर थीटा 90 से कम रहेगा तो वर्क डन
करेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 90 से कम तो पॉजिटिव, 90 को एक्सीड करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब उससे आगे एक छोटी सी यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को आप ग्राफिकल मेथड से कैसे शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, हम मोस्टली है वो 2 डायमेंशनल केस लेते हैं, यानी एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको याद रखनी होती है, आपके पास 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी आपके पास होती है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, और डिपेंडेंट क्या है, जो क्या कर रही होती है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, और आपने ये याद रखना है प्रैक्टिकल के अंदर कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस के अराउंड लिया जाता है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है यहाँ इसको किसके अराउंड लिया जाता है, वाई के अराउंड। तो यहाँ स्टूडेंट्स बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने डिस्टेंस को x के अलावा लिया है और f cos थीटा को किसके अलावा लिया है, y के अलावा। अब यहाँ मैंने f cos थीटा क्यों लिख दिया है, तो मैंने आपको बार-बार बताया है कि यहाँ पे जो इसको मूव कराने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है वो आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हमने डिस्टेंस क्यों लिखा है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा, तो ये भी उसके बच्चे आंसर है कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। असल में क्या है कि आपके पास जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखें, एक बार मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई बॉडी का फोर्स होता है कि ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया है और ये ग्राफ बन रहा है, यानी एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। तो ये मुझे आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, यानी जिसको मैंने लाइनिंग इसके अंदर लगा दी है, ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो हम इसमें वर्क को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो मैंने लिखा कि अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाए तो मैं उससे क्या फाइंड कर सकता हूँ, वर्क। अब आपने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ से मुराद है कि इसकी लंबाई कितनी है और विड्थ से मुराद क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो बच्चे देखिए लेंथ की डायरेक्शन में आपने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस, तो यहां हम क्या पुट करेंगे, d, और जो विड्थ है उसके अलावा हमने f cos थीटा लिखा है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे f cos थीटा। और आपके पास जो वर्क का फाइनल फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हैं, W = FD cos थीटा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इसमें बच्चे सबसे पहले आपने वर्क डन को समझना है कि वो क्या है, सेकंड आपने समझना है कि कांस्टेंट फोर्स क्या है, फिर आप ये जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। और एक आपने बच्चे कोएफिशिएंट यहाँ पे याद रखना है कि जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है इसमें जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। ये एमसीक्यूज के तौर पे लिख लेना आपने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये जैसे आपको नजर आ रही है कि ग्राफ में ये बिल्कुल जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टली जा रही है और बिल्कुल स्ट्रेट है बच्चे, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, यानी ये वेरिएबल नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट फोर्स को डिनोट कर रही है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।